वेलकम व्यूअर्स। 17th लोकसभा जो 17वीं संसद है, लोकसभा है, उसने अपने 2 साल पूरे किए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसके मुखिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए। कैसे रहे 2 साल, क्या नया, क्या पुराना और क्या होने वाला है। स्वागत है ओम बिरला जी। नमस्कार जी। 2 साल मेरे ख्याल से आपके जीवन की भी ये सबसे बड़ी चुनौती रही है, सार्वजनिक जीवन की। कैसे रहे हैं? निश्चित रूप से चुनौती जरूर थी, लेकिन सभी मान्य सदस्यों के सक्रिय सहयोग से इस 2 वर्षों में हमने संसद के कामकाज की दृष्टि से कुछ प्रगति की है। हमने कोशिश की कि संसद के जो विधायी कार्य है, उस विधायी कार्य में स्वस्थ चर्चा हो, संवाद हो, देर तक चर्चा संवाद हो, ताकि एक अच्छा परिणाम निकले। इसलिए सभी सदस्य देर रात तक भी बैठे, देर रात तक अपने काम काज में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके कारण ही हमारी प्रोडक्टिविटी अन्य सत्रों से बेहतरीन रही। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संसद में सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दलों के नेताओं का सहयोग मिला। उसके कारण हम सदन को सर्वसम्मति से चला पाए और अधिक परिणाम दे पाए। मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछूं, रोक रहा हूं आपको। कुछ आंकड़े भी हैं। हंगामा बढ़ा है, जो कहें कि जो संसद में जब चल रहा होता है उसको डिसरप्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ी है। पिछला हम बजट सत्र देखें तो कामकाज शायद 107% हुआ, और जो अच्छी बात है, पर प्रश्नकाल जो है 54% रहा। हमने देखा पिछले समय किस तरह से फार्म लॉस के बारे में जब कुछ प्रतिपक्ष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो पूरी रात संसद के बाहर बैठे। तो ऐसा लगता है कि कुछ सांसद तो हैं, शायद चाहते हैं कि जो कैमरा है उसके लिए काम करें। नहीं, ऐसा नहीं कि कैमरे के लिए माननीय सांसद काम करते हैं। सांसद हमेशा जनता की अपेक्षाओं के आधार पर सदन में जनता की समस्याओं, तकलीफ और मुसीबतों को सदन में रखते हैं, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो। प्रतिपक्ष का, अपोजिशन का डिसरप्शन बढ़ा है। ये बात सही है कि लोकसभा के अंदर, पूर्व के सदनों के अंदर व्यवधान ज़्यादा होता था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कम से कम व्यवधान हो, और इसीलिए मेरे दायित्व संभालने के बाद पहले सत्र के अंदर 37 बैठक हुई, 35 विधेयक पारित हुए, देर रात तक सदन चला, और डिस्टर्बेंस 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब डिस्टर्बेंस शून्य हुआ जी। तो ये कहीं ना कहीं उन मान्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम था जी, जिसके कारण बिना डिस्टर्बेंस के सदन चला जी, ज़्यादा कार्य हुआ जी। सो अपने कामकाज की सीमा से ज़्यादा जाकर उन्होंने 125% काम किया। वो सब संभव हो सकता है जब आप सर्वसम्मति से सदन चलाएं, सबको पर्याप्त समय दें, पर्याप्त अवसर दें, ताकि वह इस लोकतंत्र के मंदिर में स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके। एक चर्चा होती है, शायद क्रिटिसिज्म है, कि ये जो 125% या 107% कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं कि संसद कम समय के लिए मिलती है। मेरे पास जैसे एक आंकड़ा है पीआरएस का कि पिछले सत्र में जैसे करीब 2.5 घंटे हर बिल पे चर्चा हुई। आप बिल ज़्यादा पास कर पा रहे हैं, पर समय कम दिया जा रहा है बिल को, उसको बहुत डिटेल में चर्चा नहीं हो रही है। आप कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक निकाल रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक आप देखेंगे, उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो समय अवधि निश्चित होती है, उस समय अवधि से किसी विधेयक पर 2 घंटे, किसी विधेयक पर 4 घंटे, किसी विधेयक पर 3 घंटे, उस बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी से ज़्यादा चर्चा हुई है। जी। जिन महत्वपूर्ण विधेयक पर
सदन चाहता है कि इस पर देर तक चर्चा होनी चाहिए, संवाद जी। होना चाहिए। जी सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। जी मत विभाजन भी होता है जी कई विधेयकों पर। एक भी माननीय सदस्य अगर मत विभाजन की मांग करता है तो हम मत विभाजन कराते हैं। यही तो इस लोकतंत्र की विशेषता है बिल्कुल। कि बहुमत है किसी भी सरकार का, लेकिन हर मान्य सदस्यों की उतनी अहमियत है हर विधेयक बनाने में जितनी बहुमत वाले मान्य सदस्य। आप कह रहे हैं अपोजिशन को जितना समय चाहिए आप देते हैं। मुझे लगता है पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जी। है। कभी मान्य सदस्य किसी ने ये मुझे शिकायत नहीं की कि हमें इस विधेयक पर बोलने नहीं दिया। हर विधेयक पे मैंने पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त अवसर दिया, जिसमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसे आपने फार्मर्स बिल की चर्चा की। जी फार्मर्स बिल पर बिजनेस एडवाइजर कमेटी में 4 घंटे समय अवधि तय हुई थी, लेकिन 5 घंटे 37 मिनट तक चर्चा हुई। तो अपोजिशन फिर भी बाहर तो प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर इतनी चर्चा हुई संसद में तो उनको मानना चाहिए। प्रोटेस्ट हमारे उच्च सदन के अंदर कुछ विवाद हो गया था, उसको लेकर वो बाहर धरने पर बैठे थे, लेकिन हमारे सदन में पर्याप्त चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद प्रतिपक्ष के और अन्य दल के मान्य सदस्यों ने सदन से बहिष्कार कर दिया, लेकिन चर्चा पूरी हुई। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझ रहा हूँ। फार्म लॉस के बारे में आपने जितना अलोकेशन किया समय, और बीएसी जो होती है उसमें तो सभी दलों के सदस्य होते हैं, उसके बाद भी उससे ज्यादा चर्चा हुई और फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट बार तो किसी विधेयक के पास होने के बाद भी कर सकते हैं, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन कानून बनाते समय मेरी जो जिम्मेदारी थी, वो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और जितना समय तय है उतनी चर्चा तो विशेष रूप से होना ही चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की कि महत्वपूर्ण बिल है और इसलिए इसको देर तक चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 घंटा 37 मिनट और चर्चा कराई। ये बड़ी बात है। एक शायद राजनीति से जुड़ा मुद्दा है। जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस हफ्ते ही आपको एक पत्र लिखा है कि 2 साल हो गए डिप्टी स्पीकर इस संसद में, लोकसभा में अभी तक नहीं बने हैं। आपका मेरे ख्याल से राजनीतिक एक नजरिया होगा शायद इस पर इस बारे में कोई चर्चा? निश्चित रूप से उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, और भी मान्य सदस्यों ने पत्र लिखा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव सरकार फैसला कर करती है। हम चुनाव की प्रक्रिया करते हैं, तो सरकार उस पर विचार कर रही है और जितना जल्दी होगा फैसला करेंगे। मतलब एक डिप्टी स्पीकर संसद को, लोकसभा को मिल सकते हैं? हाँ, पहले भी मिले हैं, फिर मिलेंगे, उसका समय होता है। अभी बीच में कोविड के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ थी जी, उसके कारण सदन के अंदर कामकाज को ज़्यादा तीव्र गति से करना जी की आवश्यकता थी। उस समय विधायी कार्य, अन्य कार्य किए, सरकार उस पर विचार करेगी। जी। कोविड की आपने चर्चा की। हमने देखा किस तरह से कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी वर्चुअल हियरिंग हुई है, जूम, स्काइप यूज कर रहे हैं। क्या संसद में इस नए बदले समय में तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ आपने चेंजेस किए हैं कि उसकी सेटिंग्स में, लोकसभा की सेटिंग्स में उसका असर दिखे? यह संभव है? संसद वर्चुअल चले इसकी किसी ने मांग नहीं की। कुछ माननीय चेयरपर्सन ने संसदीय समितियां वर्चुअल होनी चाहिए उसके बारे में पत्र लिखा था और मांग की थी, क्योंकि संसदीय समितियां हमारी गोपनीय होती है। रूल्स 266 के अंदर जब नियम बना था उस समय ये माना था कि संसदीय समिति एक लघु संसद की तरह है, जहाँ पर दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, सरकारी अधिकारियों के साक्ष्य भी होते हैं, स्टेक होल्डरों से भी चर्चा की जाती है, और नियमित रूप से उस कमेटी की मीटिंग होती है। क्योंकि नियमित रूप से मीटिंग होने के कारण उसको नियमित रूप से करने वाली चर्चाओं को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। जब उस समिति का कोई निर्णय हो जाए, निर्णय होने के बाद उसको सदन के पटल पर रख दिया जाए, उसके बाद उस निर्णय या उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए, ऐसा उस समय जितने भी माननीय अध्यक्ष थे
उनका विचार था, इसलिए इस कानून को बनाया था। कुछ माननीय सदस्यों ने ये आग्रह किया है, हम रूल्स कमेटी की बैठक में उनके आग्रह को भी रखेंगे और रूल्स कमेटी क्या उसका निर्णय करती है जी। उसके बाद सदन का मत जानेंगे जी। और उसके बाद उस रूल में परिवर्तन, ये हमारी प्रक्रिया है। चर्चा होगी संसदीय समितियों के बारे में, पर संसद की जो लोकसभा की बैठक है वो वर्चुअल नहीं होगी। वर्चुअल की किसी ने मांग भी नहीं की, पर समितियों की हो सकती है। समिति की मांग की हो नहीं सकती, मांग की है उन्होंने, जी। लेकिन अधिकतम चेयरपर्सनों का मत है कि वर्चुअल बैठक नहीं होना चाहिए। जब मैंने चेयरमैन पर्सन से बात की कि इस तरीके तो अधिक, लेकिन फिर भी क्योंकि एक भी माननीय सदस्य किसी विषय को उठाता है तो लोकतंत्र में मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको विषय को लेकर उपयुक्त प्लेटफार्म पर, उपयुक्त मंच पर ले जाया जाए। जी। इसके लिए उपयुक्त प्लेटफार्म, उपयुक्त मंच होता है रूल्स कमेटी। जी। उनके विषय में और रूल्स कमेटी में वो अपना पक्ष रखेंगे और रूल्स कमेटी में जो निर्णय होगा उसके बाद सदन का मत जाना जाएगा। उसके बाद सदन के मत जानने के बाद रूल्स कमेटी के अंदर परिवर्तन होगा। आप ये बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पे कि हर सदस्य को मौका मिलना चाहिए। कुछ आपने ऐसा नया किया है जिससे कि जैसे मैं देख रहा था इस बार लोकसभा में करीब 30% सांसद जो हैं वो पहली बार बने हैं। 16वीं लोकसभा थी, आपको मिला के लगभग आधे सांसद नए थे। उनके बारे में उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए? इस संसद के 17वें लोकसभा के सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनकर आए जी। सबसे ज़्यादा नौजवान सांसद चुनकर आए जी। सबसे ज़्यादा पहली बार चुनकर माननीय सदस्य आए। मैंने कोशिश की कि सभी माननीय सदस्य लोकसभा के पहले सत्र के अंदर अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को सदन के अंदर रखें और मैंने आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि वह अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए या अन्य विषयों पर अपनी बात सदन में कहें। ये मैंने आग्रहपूर्वक किया, विशेष रूप से महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह किया, नौजवानों से विशेष रूप से आग्रह का, ताकि वह अपनी बात सदन में कह सकें, देश के विभिन्न मुद्दों पर कह सकें, विधेयकों पर चर्चा करते समय कह सकें, शून्यकाल के समय कह सकें। जो भी हमारे लोकसभा के अंदर किसी मुद्दे को उठाने के साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करने का आग्रह मैंने किया और अधिकतम माननीय सदस्यों ने लोकसभा के पहले सत्र में अपनी बात सदन के अंदर रखी। जी। दो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उन पे सवाल पूछूंगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है। संसदीय समिति ने भी उनको बुला के उनसे कुछ चर्चा करी है। कुछ कानून बनाए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस बनाए गए जो उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं या कुछ हिस्सा फॉलो किया है। मैं जितना समझता हूं, जो भी मिनिस्ट्री कानून बनाती हैं या रूल्स बनाती हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हिसाब से संसद के कानून का ही हिस्सा होता है। अब एक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कहे कि इसके बारे में हम सरकार से चर्चा करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, क्या ये संभव है? क्या ये अलाउड है किसी को भी, भारत के नागरिक या बाहर की किसी कंपनी को, कि आप नेगोशिएट करें कि देश का कानून क्या होगा? मैं इसमें कोई मेरा निर्णय नहीं दे सकता है क्योंकि मेरे लोकसभा की संसदीय समिति इस पर लगातार चर्चा कर रही है। हमारी आईटी की जो संसदीय समिति है उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं उसको एग्जामिन करूँ। नहीं, अध्यक्ष होने के नाते आपका व्यू होगा कि भाई जो कानून है संसद का बनाया हुआ और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो भी कानून होता है, तो उससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं क्या? अभिषेक जी, मेरा व्यक्तिगत व्यू एज ए अध्यक्ष का व्यू होता है। जी, मैं अध्यक्ष के नाते ही पूछ रहा हूँ। मैं अध्यक्ष के नाते ही यहाँ पर आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ। जी। तो अध्यक्ष के नाते ही मैं अभी आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ। तो जब मेरी एक संसदीय समिति किसी विषय पर चर्चा कर रही है तो मुझे उस विषय पर कोई भी मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं चलिए वो सोशल मीडिया की कंपनी छोड़ दीजिए, कोई भी नागरिक जब एक कानून बन गया और आप कह रहे हैं कि संसद अब ज्यादा समय दे के कानून बना रही है, इतनी चर्चा के बाद कानून बना और उसमें कहा गया कि आप रूल्स बनाएं, उसके बाद कोई नागरिक भी ये नेगोशिएट कर सकता है क्या सरकार से कि हम संवाद करें कि क्या कानून होगा?
जब कोई विधेयक पारित संसद में होता है उसके बाद उसके रूल्स बनते हैं और रूल्स के गजट नोटिफाई होने के बाद किसी भी माननीय व्यक्ति को उस कानून के किसी परिधि पर समीक्षा करने की अगर आवश्यकता हो जी, तो वो सरकार से आग्रह कर सकता है, लेकिन मैं नेगोशिएशन करूँगा, ऐसा रूल्स उचित में कहीं नहीं है। जी। दूसरी जो विवाद चल रहा है इस समय, नई संसद बनने वाली है और काफ़ी सारा हमने पढ़ा कि उसकी ज़रूरत थी। आप उस लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो ये ट्रांजिशन देखेगी फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, और दूसरी बात कि क्या इसी समय करना था जब कोविड हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या मत है? संसद के दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसद के नए भवन की आवश्यकता है। ये कब की बात है? 5 अगस्त। जी। हमारे आग्रह पर सरकार ने नए भवन बनाने की स्वीकृति दी, जिस नए भवन का खर्चा 937 करोड़ रुपया है और उसका बनने का लक्ष्य अक्टूबर 2022 है। मुझे आशा है कि जो लक्ष्य रखा गया है उस निर्धारित लक्ष्य पर नए भवन बनेगा। अब नए भवन पर कंट्रोवर्सी या विरोध का प्रश्न है। किसी मान्य सदस्य ने या किसी दल के नेता ने जब सदन चल रहा था जब भी इसका विरोध नहीं किया, और जनरल पर्पज कमेटी की मीटिंग में भी हमने सभी दल के नेता थे, कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे इसके नक्शे पर चर्चा की, भावी बनने वाले भवन के बारे में चर्चा की, और जो उनके उपयुक्त सुझाव थे उन सुझावों को समेकित करते हुए हमने नए भवन बनाने के लिए डिजाइनर को आग्रह किया कि ये मान्य सदस्यों का आग्रह है। इसमें अपोजिशन शामिल था? सभी दल के नेता से। आप कह रहे हैं कि एक तो ये कि अपोजिशन शामिल था इस निर्णय में कि नई संसद बने, दूसरा ये कि उनके सुझाव आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, मिलाए हैं। निश्चित रूप से एक भी मान्य सदस्य कभी कोई भी सुझाव देता है, हम उसकी मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, और अगर सहमति बनती है कि ये सुझाव उपयुक्त है तो उन सुझाव को माना जाता है। ये सदन के अंदर भी होता है, सदन के बाहर भी जब किसी विषय पर निर्णय होता है। इसीलिए समय समय पर चर्चा, संवाद, ये लोकतंत्र की विशेषता है। आज दुनिया के अंदर सभी दुनिया को अगर हम माने कि दुनिया के अंदर सबसे शासन चलाने का अच्छा तरीका क्या है, तो वो कहेंगे लोकतंत्र ही, जनता का शासन ही सबसे अच्छा शासन चलाने का तरीका है। जी। और हमारे यहाँ तो ये लोकतंत्र पुरातत्व है। जी। हमने किसी से लोकतंत्र सीखा नहीं। हमारे गांव में, शहर में, हमारे हर काम में हमेशा लोकतंत्र रहा है। आप देखते थे कि उस समय गाँव के अंदर भी पंचायत बैठती थी, पंचायत का निर्णय होता है, वो लोकतंत्र का हिस्सा जी, कि पंचायत बैठे, सब गांव के अंदर सर्वसम्मति से फैसले हो, और जिस पे सर्वसम्मति बन जाए और निर्णय हो, यही ग्राम पंचायत की तरह आज भी संसद के अंदर अधिकतम मामलों के अंदर सर्वसम्मति बनती है और सर्वसम्मति आधार पर निर्णय होते हैं। मैं दर्शकों को ये ठीक से समझाना चाहूँगा, ये जो नई संसद बन रही है सर्वसम्मति से बन रही है। एक तस्वीर ऐसी बनाई जा रही थी, अ पिक्चर वॉज बीइंग क्रिएटेड दैट प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और ये हो गया। ये सबसे पहली बार कब विचार आया कि संसद पुरानी जो है वो उसकी थोड़ी जर्जर अवस्था हो रही है, नई संसद चाहिए? ये इस सरकार में आया, पहले आया, कब आया? ये विचार तो पूर्ववर्ती कई सत्रों के अंदर आया। 14वीं 15वीं लोकसभा के अंदर, 16वीं लोकसभा के अंदर भी ये विचार विमर्श चल रहा था कि जो मौजूदा संसद का भवन है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, हमारा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक फैसले हुए, निर्णय हुए, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, कामकाज की दृष्टि से और मान्य सदस्यों की कार्यदक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से नई तकनीकी युक्त संसद बनना चाहिए। ये कई बार विचार विमर्श होता रहा,
जी। लेकिन विचार विमर्श के बाद निर्णय 17वीं लोकसभा के अंदर हुआ और इसलिए नई संसद बन रही है। जी। ओम बिरला जी, आपने हमसे चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारा लोकतंत्र इसी तरह और मजबूत बनता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।